नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज की जो हमारी खास चर्चा है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अनंतनाग के अंदर जिस तरह से गोलीबारी और हमले की खबर लगातार हम देख रहे हैं। हमारे भारत देश के जो 3 जवान शहीद हुए हैं, एक कर्नल है, एक मेजर है और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी हैं, उनकी मौत हुई है। और भारतीय सेना ने सशस्त्र चरमपंथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद लगातार तलाशी जारी कर दी है और इसको लेकर भारत के जो सेना के जो जवान हैं वो लगातार सक्रिय हैं। इसी को लेकर आज की हमारी खास चर्चा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मैं सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों का एक एक करके परिचय कराऊं। मेरे साथ जो सबसे पहले मेहमान हैं धर्म सिंह जी हैं। धर्म सिंह जी, आपका स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को मेरा नमस्कार। हमारा अगले मेहमान जोगिंदर दहिया जी हैं, नरेला फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। जोगिंदर जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। सभी को नमस्कार। हमारे अगले मेहमान हैं इरशाद अंसारी जी, जो कि भोपाल से हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। इरशाद अंसारी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, आदाब। हमारा अगले मेहमान राजीव वर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, बिहार से हैं। राजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपका स्वागत है इस चर्चा में। हमारा अगले मेहमान गोल्डी अली जी हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। गोल्डी अली जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आज की जो मैं चर्चा शुरू करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं जोगिंदर दहिया जी के पास जाऊंगा और उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। जिस तरह से अनंतनाग की खबर हम देख रहे हैं और अनंतनाग की खबर में जो हमारे भारत देश के जो 3 जवान जो है शहीद हुए हैं, इन सारे मामले को लेकर जो आखिर जम्मू कश्मीर या अनंतनाग जैसे हिस्सों में जो है आखिर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो क्यों हो रही हैं और लगातार इन घटनाओं पे आखिर लगाम क्यों नहीं कसा जा रहा है? किस तरह से देख रहे हैं सारी घटनाओं को, जोगिंदर दहिया जी? देखिए, बड़े दुख की बात है, हमारे सेना के 2 जवान और एक जेएंड के पुलिस का जवान हुमायूं भट्ट डीएसपी जो शहीद हो गए। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, जो भी चरमपंथी आतंकवादी है उनके साथ कोई रिश्ता किसी प्रकार का नहीं होना है, ना कोई समझौता होना चाहिए। उनको तुरंत शूट कर देना चाहिए। और जेएंड के कुछ साथी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वहां के भी आदमी इंजर्ड हो रहे हैं, वहां के भी आदमी मारे जा रहे हैं, वहां के भी शहीद हो रहे हैं। क्योंकि हुमायूं भट्ट तो वहीं के थे और देश की सेवा कर रहे थे, वो भी शहादत होगी उनकी भी। तो ये बड़े दुखदाई बात है। मेरा ही नहीं, पूरा देश इस समय बहुत ही मायूस है, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे जवान चले गए और उन आतंकवादियों के साथ आज तक लड़ाई जारी है, वो मिले ही नहीं है। कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट भी उन लोगों को है, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की भी मुश्किलें, आर्मी की भी मुश्किलें बढ़ रही है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आतंकवादी, दहशतगर्द या कोई चरमपंथी कोई हमारे देश के खिलाफ अगर षड्यंत्र रचता है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जोगिंदर भैया जी, आपने जिस तरह से बताया कि आप इस बात को ये मानते होंगे कि जो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, क्या वहां की जो आवाम है, क्या भारत देश के जो जवान है उनके प्रति भी संवेदना रखती है? देखिए, 10-5% तो हर जगह होते हैं। 10-5% तो कहीं ना कहीं हर जगह होते हैं। देश के दुश्मन देश में ही हैं, बाहर नहीं है। हमें अपने देश से ही लड़ना पड़ता है, अपने आदमियों से ही लड़ना पड़ता है। ये बड़े दुख की बात है, हमारे आदमी समझ नहीं पा रहे इस बात को। उन्होंने भी समझना चाहिए, क्योंकि आए दिन देश को भी नुकसान हो रहा है, देश की संपत्तियां नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं गोलीबारी होती है तो किसी का घर भी किसी घर में घुस जाते हैं तो घर को ही बर्बाद करते हैं। तो नुकसान तो देखो नुकसान है, वो देश का ही नुकसान है, चाहे कोई भी है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार असामाजिक तत्वों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत ना बरती जाए। तुरंत प्रशासन को सूचित करे, और जो देश का दुश्मन है वो हम सब का दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल, जो देश का दुश्मन है वो हम सबका दुश्मन है। धर्म सिंह जी, किस तरह से आप देख रहे हैं अनंतनाग के अंदर जिस तरह से घटना हुई है, हमारे देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी जिस तरह से गोलीबारी चल रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और खबरें आ रही हैं, इसको देखते हुए क्या लग रहा है, किस तरह के कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए और ऐसी घटनाओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? धर्म सिंह जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी
श्रोताओं को, आपके सभी पैनलिस्ट को, बड़े दुख की बात है कि हम अपने सेना के जाबाज सिपाहियों को हम खो रहे हैं। और कल में हम देख रहे थे कि जब उनकी अंतिम संस्कार हो रहा था तो पूरा गांव, वहाँ के उस एरिया के पूरे लोग किस तरीके से उनको शहादत में शामिल थे। जी, आंख में आंसू आ जाते हैं जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। और मैं तो सल्यूट करता हूं उन सभी सिपाहियों को जो ऐसी घटनाओं में शहीद होते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 1947 से अभी तक ये आतंकवाद पर हम किसी ठोस मुद्दे पर नहीं पहुंच पाए। अभी तक बहुत घटनाएं हमने झेली हैं। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, भारत सरकार अपना काम कर रही है और सेना भी अपना काम कर रही है। जोगिंदर सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात मैं भी मानता हूं कि बाहर के दुश्मनों से तो हम निपट सकते हैं, लेकिन अपने भीतर भी कुछ हमारे ऐसे दुश्मन हैं जिनसे निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर जंगल का एरिया है, कितनी कठिनाइयाँ सेना को, वार के प्रशासन को सैनिक पड़ रही है। ठीक है। आज इस सूचना मिली कठिनाइयों थी को लेकर सरकार का भी किस तरह से सहयोग है और वहाँ के लोगों का भी क्या सहयोग है, इस चर्चा को भी हम आगे और बढ़ाएंगे। मैं और प्रतिक्रियाएं बाकी के मेहमानों से भी ले लूं। मेरा अगले मेहमान गोल्डी अली जी हैं। गोल्डी अली जी से मैं जानना चाहता हूँ, बीजेपी के समर्थक हैं, किस तरह से आप वहाँ के हालातों को देख रहे हैं और उन हालातों को पर किस तरह से प्रतिक्रियाएं आपकी हैं, और भारत सरकार जो है केंद्र सरकार से किस तरह की उम्मीद या किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? गोल्डी अली जी। जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी निंदा की बात है, दुखित है कि आपके अपने सेना के जवान जो शहीद हुए हैं उनके लिए नमन करता हूँ मैं। और जो कि जो वहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए कि उनको देखते ही गोली मार देना चाहिए उनको। देखते ही गोली मार देना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जवान लगातार जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा जो सहयोग है, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपकी प्रतिक्रिया उनके ऊपर केस यानी उनको होल्ड पे नहीं लगा, हाँ होल्ड, और जो उस कार्रवाई में फंसता है उन सभी जो जैसे जो उनके साथ में अटैच हैं उन सभी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे अपने अंदर के साथ जो घुसपैठियां हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, जो साथ देते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। गोल्डन अली जी, गोल्डी जी, आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई का क्या पैटर्न होना चाहिए? जिस तरह से पीएफआई एक पॉपुलर पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया थी, उसको बैन कराया, जिस तरह से टीआरएस या चरमपंथी संगठन है, जो संगठन अगर भारत की सीमाओं के अंदर कहीं है तो ऐसे संगठनों को भी तो बैन करने जैसी कार्रवाई होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बैन करना चाहिए उनको बिल्कुल सीमा से ही दूर रखना चाहिए, अपनी हिंदुस्तान की सीमा से दूर रखना चाहिए उनको। हेलो, मैं अगले मेहमान हमारा राजीव वर्मा जी, मैं राजीव वर्मा जी के पास जाऊंगा। राजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो किस तरह से सारी घटनाएं आपने देखी हैं और क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी इस पे? राजीव जी, आपको जितने भी पैनलिस्ट है सबको, आप सभी साथियों को जय नमस्कार। बहुत दुखद घटना की है ये, और यह लगातार हो रहा है, अभी तक इसमें कहीं विराम नहीं हुआ। मैं उन दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार से दुख की घड़ी झेलने की शक्ति प्रदान करे और उन माओ को दे। दुख यह है जिस दिन घटना घट, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार्यालय में बारिश करा रहे थे। राजीव जी, आपका नेटवर्क संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं इरशाद अंसारी जी के पास जाना चाह रहा हूँ। आपकी आवाज हमारे व्यूवर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं इरशाद अंसारी जी के पास जाना चाहूंगा। इरशाद जी से जानना चाहूंगा, इरशाद भाई, किस तरह से आप सारी घटनाओं को देख रहे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो घटना हुई है
सारा देश इस घटना से आहत है। हम सभी को दुख है और जो सेना के जवान हमारे शहीद हुए हैं, हमारी उन सभी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊं, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे। देखिए, कोई बीमारी जब होती है और उसका इलाज होता है तो वो धीरे धीरे जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बीमारी पनप रही थी उसका इलाज लगभग हो चुका है। अब बची कुची छोटी सी जो बीमारी बची है वो भी इंशाअल्लाह ताला 2024 के बाद पूरी तरीके से समाप्त माननीय मोदी जी की सरकार में हो जाएगी। और आतंकवादियों का तो कोई धर्म नहीं होता, ये सच्चाई है। आतंकवादी तो सिर्फ आतंकवादी होते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन उनको जिन ताकतों ने बढ़ावा दिया है वो ताकतें भी इस बात को समझ चुकी हैं कि इस देश के अंदर ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, क्योंकि अब देश जो है ऐसी ताकतों को बहुत जल्दी समाप्त करने वाला है। बहुत दुखद घटना है हुई है, हम लोग बहुत चिंतित हैं। हमारे जवान हमारे बीच में से चले गए, हमें उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, हम उन्हें नमन करते हैं, उनके परिवारों के साथ हमें। परंतु इस प्रकार आगे घटना ना हो, इसके लिए हमारी क्या तैयारी है? तो निश्चित तौर पर देश हमारा बहुत तरक्की पर है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री इस बात की चिंता में है। और लगभग जो छोटी मोटी बीमारी जम्मू कश्मीर के अंदर बची है, आपको बता दूं, धारा 370 ए हटने के पहले जम्मू कश्मीर के क्या हालात थे? पत्थरबाजी, ये आगजनी, आए दिन दंगे होने का काम वहां होता था। लेकिन अमित शाह जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया कि धारा 370 ए हटाकर एक देश एक संविधान जब आया तो लोगों में बड़ा भय का माहौल था, डर का माहौल था कि यार इतना बड़ा डिसीजन हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि देश के हालात बिगड़ जाएं। देश ठीक है, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, जम्मू कश्मीर की जनता हिंदुस्तान से प्यार करती थी, लेकिन जो वामपंथी ताकतें थी वो उनको हिंदुस्तान का मानती ही नहीं थी। एक विधान दो संविधान देश को बांट रखा था। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अंग दूसरी सरकारें मानती ही नहीं थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया, उसके बाद निश्चित तौर पर ये एक देश बन चुका है, एक देश है, एक ताकत है, और एक ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं। जो बीमारी हमारी थोड़ी सी बची है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी हमारे साथ जो और एक और नए मेहमान जुड़े हैं, इमरान हिंदुस्तानी। इमरान हिंदुस्तानी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज आ रही है? जी, सवाल यह है कि अनंतनाग में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और हमारे भारत देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं, इतना कंट्रोल होने के बावजूद भी आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर ये गोलीबारी, आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं और किस तरह से देख रहे हैं? इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पहले तो यह जो देश के अंदर सरकार चल रही है, ये सरकार नाकामी सरकार है। ये सरकार की ये जो नाकामी के कारण जो आज अपने देश के 3 जवान जो शहीद हुए, ये पूरे देश वासी इसके तो दुख जता रहा है। लेकिन इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। जो सरकार के कारण, ये नाकामी के कारण आज अपने 3 जो शहीद हुए जवान, ये सरकार की नाकामी है। इसके अंदर क्या नाकामी देख रहे हैं इसमें सरकार की? आप कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, किस तरह से नाकामियों को देख रहे हैं? क्या रह गया है? 2014 से जबकि बीजेपी की सरकार जब से बनी है, तब से देश के अंदर नफरत भरी नजरों से लोग देख रहे हैं। उसके बाद हर जगह पे आप पूरे हिंदुस्तान में देखो, इससे ही पहले मणिपुर में हुआ था, जितनी भी जगह भी दंगा हुआ है, इसके अंदर बीजेपी सरकार नाकाम है। उसके बाद ये तो अंदरूनी मामला है, और अभी जो अंदरूनी मामला में ये है, और अब तो सेना भी मर रही है। सेना के लिए कोई सुविधा नहीं है। बाहर के जो भी संगठन है, ठीक है, सेना जो मर रही है, सेना के मरने के संगठन में आप सरकार को लापरवाही का दोष दे रहे हैं। इस बात का जवाब हम धर्म सिंह जी से ले लेते हैं। धर्म सिंह जी, जिस तरह से इमरान हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि सरकार की नाकामियों की वजह से देश के जवान शहीद हो रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं इनसे कहूंगा कि आप क्षमा मांगिए। सेना कभी मरती नहीं है, वो शहादत होती है उनकी, वो शहीद होती है। ये बोल करके आपने सेना का अपमान किया है, इसके लिए क्षमा मांगिए, तभी आगे बात बढ़ाई जाएगी। आप क्षमा मांगिए पहले सेना कभी मरती नहीं है, सेना कभी मरती नहीं है। क्षमा मांगिए आप,
आप क्षमा मांगिए, सेना कभी मरती नहीं है। आपने किस हैसियत से नाकामी, वो बाद में बात करेंगे, पहले क्षमा मांगिए। सेना कभी मरती नहीं है, सेना शहीद होती है। आप सेना शहीद होती है, मरती नहीं है। धर्म सिंह जी ठीक है, यह हम पूरा देश जानता है कि सेना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले इमरान हिंदुस्तानी को क्षमा मांगनी होगी। सेना कभी मरती नहीं है, क्षमा मांगनी होगी। ये गलत है, इमरान गलत है। क्या जवाब जब तक आपने जिस तरह क्षमा मांगनी होगी, ये बोल आपने करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? सेना मरती नहीं है। धर्म सिंह जी जवाब ले लेते हैं उनसे। इमरान हिंदुस्तानी, क्या जवाब है आपका? आप पहले उनसे ये पूछिए कि मेरे वर्ड्स के अंदर कुछ फेरफार हुआ है। मैं शहीद की जगह पे मरना की जगह, वो बात मेरी गलती में मानता हूँ, लेकिन जो सरकार की नाकामी उसको क्यों छुपा रहे हो? जो मेन मुद्दा है क्यों भटका रहे हो? क्षमा मांगो। मैंने वर्ड मेरा मिसमैचिंग हुआ है ना। हाँ लेकिन जब ठीक है देश के अंदर धर्म सिंह जी आपकी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात के लिए माफी इजहार करी है कि मैंने शहीद की जगह मौत का शब्द इस्तेमाल किया है, इसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देश की नाकामी तो है ना, ये जो देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं, ये किसकी नाकामी कहेंगे, जिसको लेकर इन्होंने केंद्र सरकार को निशाना बनाया है? देखिए, हमारे देश के जो अपना घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ के आज जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है सरकार को। इसलिए हमारे शहीद हुए, इनको कोई लेना देना, सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हो। अब इसके बारे में जो इलेक्शन है उसको जीतना चाहते, समझे? ठीक है इमरान भाई, इसका जवाब ले लेते हैं धर्म सिंह जी से, फिर हमारे साथ जोगिंदर भैया जी। पहले मैं धर्म सिंह जी के पास जाऊंगा। धर्म सिंह जी, क्या जवाब है इमरान हिंदुस्तानी जो कह रहे हैं? देखिए, जब से भारत सरकार बीजेपी आई है, बहुत बदलाव आया है। सेना के लोग पहले भी धोखे से शहीद होते रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा पीछे से वार किया है। और अभी हम जम्मू कश्मीर की, मैं कहीं किसी चैनल पे देख रहा था, बाकायदे जब आतंकवादियों के ऊपर ड्रोन से उनकी जांच की जा रही थी, तो कवर फायर किया जा रहा था पाकिस्तान की ओर से। और जहां तक सेना की नाकामी है, ना तो सेना की नाकामी है, ना ही जो सरकार की नाकामी भी नहीं है। सरकार की नाकामी नहीं है, सरकार की नाकामी नहीं है। नाकामी आपकी सोच की है, नाकामी आपकी सोच की है, आपकी समझ की है। आपने क्या बोला कि सोच की है कि सेना हमारी शहीद हो रही है, आप उसको नाकामी बता रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, ना सेना की नाकामी है, ना सरकार की नाकामी है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार की नाकामी है। धर्म सिंह जी, अगर आप सरकार की भी नाकामी नहीं बता रहे, सेना की भी नहीं, आखिर शहीद होने की जो वजह है, कारण है, मैं जोगिंदर भैया जी से इस बात का जवाब ले लेता हूँ, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। जोगिंदर जी, जो शहीद हुआ उसके लिए अपने दुख इमरान भाई सुनिए, इमरान भाई अभी सुनिए, जवाब ले लीजिए। जोगिंदर जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, ना तो सरकार नाकाम हुई है और ना जवान नाकाम हुए हैं। घर के भेदियों का कारण है ये, जो हमें मात खानी पड़ी। ये घर के जो भेदिए हैं, जो हमारे अपने आदमी हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनके कारण ये हादसा हुआ है। हमें सबसे पहले उनसे निपटना पड़ेगा। देश के दुश्मन किसे मानते हैं भैया जी? देश के दुश्मन उन्हें मानते हैं जो चरमपंथी हैं, जो उनको समर्थन करते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनको मदद करते हैं, वो सभी देश के दुश्मन हैं। तो ऐसे चरमपंथी संगठन के लिए भारत सरकार द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने बैन लगा रखा है, उन पर ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी माध्यम से उठ रहे हैं, किसी न किसी सहयोग से उठ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और वे सभी देश के दुश्मन हैं। उन सभी से एक ही भाषा है, उनको सूट कर देना चाहिए। ऐसे देश के दुश्मन जो भी मिले, चाहे किसी भी जाति, किसी धर्म से हो, उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अरे देश का दुश्मन कोई जाति धर्म से नहीं होता है, वो देश का गद्दार होता है। वो उसको जाति धर्म से जोड़ने की बात ही नहीं है यहाँ पे, वो तो देश का गद्दार है। वो जब अपने को मालूम है, सरकार को मालूम है कि ये देश का गद्दार है, तो सरकार पर क्यों हो रही है? क्यों नहीं उसको पकड़ के जेल में डाल रही है?
इनकाउंटर क्यों नहीं करते उसका? हिंदुस्तानी भाई, अभी 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 आतंकवादी के लिए अभी किसी भी पैनलिस्ट ने किसी भी आतंकवादी को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा है, तो इसलिए वो बात एक अलग है कि जितने भी आतंकवादी लोग होते हैं आखिर वो मुस्लिम मजहब से क्यों होते हैं, ये सवाल बार बार आता है। लेकिन अभी इस आतंकवादी संगठन को, टीआरएफ संगठन को, चरमपंथी संगठन को किसी मुस्लिम मजहब से नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ एक आतंकवादी संगठन की नजर से देखा जा रहा है उनको। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी होंगे वो मुसलमान होगा, उसको हिंदुस्तान आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, किसी का कोई मजहब नहीं है, वो सिर्फ देश का दुश्मन है। हाँ, देश का दुश्मन है वो। उसको किसी मजहब से ना जोड़ा जाए, लेकिन वो देश का दुश्मन है, उसको सपोर्ट करने वाला भी देश का दुश्मन है। मैं इस बात को मानता हूँ, जो जिसको सपोर्ट करे। ठीक है सरकार, इमरान भाई आपके पास आता हूँ, आपका नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, अभी आपके पास आता हूँ। इरशाद अंसारी जी हैं, अंसारी जी कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया इनकी? इरशाद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार नाकाम नहीं है। सरकार ने वो काम इस देश के अंदर किए हैं जो पिछली सरकारें इस देश में नहीं कर पाई थी। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम इस देश में हुए हैं। क्या है वो तरक्की के हो, विकास के हो, सेना के हो, सेना की ताकत के हो। आज हमारे पास जो ताकत है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद जो सेना के पास ताकत आई है, वो ताकत इससे पहले किसी सरकार ने इस देश को नहीं दी थी। मैं मानता हूं कि छुटपुट घटनाएं, आतंकवादी छुपे जो मदद करते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है, और उनका जो धर्म मानते हैं, मेरी नजर में वो हिंदुस्तानी नहीं है। आतंकवाद किसी प्रकार में किसी धर्म का व्यक्ति नहीं होता है, वो एक आतंकवाद है। वो अपने पैसों के लिए, अपने जो भड़काऊ लोग होते हैं उनके लिए काम करता है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस देश की सरकार नाकाम नहीं है। इस देश की सरकार ने वो काम किए हैं जो आज तक उस देश के आजादी से लेकर 2014 तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं। अब मैंने इससे पहले भी आपसे एक बात कही थी कि ये छोटी मोटी बीमारी है, समय लग रहा है। एक बीमारी ने बहुत बड़ा रूप लिया था, और उस रूप को हमने दवाइयों के माध्यम से, हमारी सेवन सेना ने दवाई के माध्यम से उसे खत्म कर दिया है। लेकिन अब बचा है छोटा मोटा सा, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम अपने देश को, अपनी सेना को, अपनी सरकार को बुरा कहें, ये शोभा नहीं देता है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हो जाती है, ओछी राजनीति हो जाती है, ये सारा देश जानता है। नहीं इरशाद भाई, आप ये कह रहे हैं कि हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जब भी कोई घटना होती है तो सवाल तो सरकार से किए जाते हैं ना, कि आखिर तो जवाब भी सरकार देगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सरकार देगी, सेना बिल्कुल देगी। सेना बेटी है, वो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, आप चिंता ना करें। अगर उन्होंने हमारे 3-4 शहीद किए अगर हमारे जवानों को, तो निश्चित तौर पर उनकी नस्लों को तबाह कर दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये हमारी सेना है। जिन आतंकवादियों ने, जिन ताकतों ने हमारी सेना के जवानों को शहीद किया है, मैं वादे के साथ कहता हूं इंशाल्लाह उनके खानदान, उनकी नस्लों को तबाह हमारी सेना कर देगी। जोगिंदर भैया जी, देखिए, सरकार ने पहले भी जवाब दिया है। पुलवामा हमला हुआ था तो सरकार ने पाकिस्तान में घुस के मारा था। सरकार की नाकामी नहीं कह सकते, क्योंकि हर जगह प्रशासन, कहीं ना कहीं प्रशासन में भी लापरवाही हो जाती है, मैं ये कहता हूं। लेकिन जो भेदिए बैठे हैं वो ऐसा घात लगाते हैं, वो उसको पता नहीं लगने देते। कई बार ये सरकार की नाकामी नहीं कह सकते। और माननीय प्रधानमंत्री ने देश का सीना चौड़ा किया, इसमें कोई शक नहीं है। देश का मान सम्मान बढ़ा हर मोड़ पर, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, वो निष्पक्ष भाव से सेवा दे रहे हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, जो हर मोड़ पर सक्षम नेतृत्व देकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और उसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में घुस के उनके घर में मारा था, वो जवाब ही था। और हो सकता है हमारी सरकार दोबारा फिर उनको जवाब देने की तैयारी कर रही हो। ठीक है, सरकार और सेना जवाब देगी, लेकिन सवाल यह है कि जब इन शहीदों की शहादत का दिन था और जिस दिन इनको ले जाया जा रहा था इनके कफन दफन के साथ, तो उस दौरान पे कुछ तस्वीरें निकल आ रही थी कि जो भारत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उस दिन उन जवानों से मिलने, उनके ऊपर कोई ट्वीट या किसी प्रकार की जो संवेदना है वो जाहिर नहीं की। और एक तरफ जो देश के जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री
जो है अपने किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसको लेकर काफी आलोचनाएं की गई। तो इसको क्या किस तरह से देख रहे थे आप भैया जी? हाँ जी, देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, उसके नीचे गृह मंत्री भी है, उसके नीचे और बहुत सारे, और मैं तो कहता हूं जो शहीद जवान हुए हैं, चाहे वो उस पार्टी से है या नहीं है, तकलीफ सभी को है। जब देखिए, वो किसी भी जाति धर्म विशेष किसी से, मैं फिर कहता हूं, वो देश का जवान है, उसको कोई जाति धर्म से नहीं देखता। चाहे वो भट्ट साहब हैं जो डीएसपी साहब शहीद हुए हैं, चाहे वो ढोचक जी हैं या और एक मनप्रीत जी हैं, वे हमारे देश के सरताज रहे हैं, हमारे देश के ताज थे, जिन्होंने अपनी शहादत देकर उनका आतंकवादियों का मुकाबला किया है और वो शहीद हो गए। एक जो ढोचक जी हैं, उनकी माता जी ने कहा था कि मैं अपने बेटे को, मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। कितनी बड़ी बात कही हो माता ने। मैं उन माता को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा देश का लाल पैदा करके देश पर न्यौछावर कर दिया। इससे बड़ी गर्व की बात तो हमारे लिए और क्या होगी। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों की है। जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं वो सुनिए, ध्यान से सुनिए जो भी एक दूसरे की बात करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है। इन्होंने बोला कि फौज जो है वो ज्यादा फ्रेंडली है जेएनके पुलिस से, वो हमारी तरह एक परिवार की तरह पेश आते हैं। हाँ मैम, इसके पहले भी हम कम से कम हजारों इंटरव्यू दे चुके हैं कि हम अपनी फौज को सलूट करते हैं और उनके जो रग रग में खून है वो एक जमहूरियत का खून है, तो हम सलूट करते हैं उस फौज को और खासकर अपने हिंदुस्तान को। और जब भी इधर कभी आग लगती है, आपने देखा भी होगा मीडिया में, मैंने बहुत दफा कहा कि वो बेचारे आधी रात बाल्टियां लेकर, फायो सरोस नहीं, बाल्टियां लेकर, हालांकि उनका ये काम नहीं है, उनका ये काम नहीं है, हमारे देश के फौजी का बाल्टियां लेकर वो हमारी आग बुझाते हैं। क्या ये कश्मीर के आवाम है जो भारत देश के सिपाही, देश के जवानों के लिए कह रहे हैं, कश्मीर की जो आवाम है। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, पुलिस का है, यहाँ की सरकार का है, मगर हमारी वो फौज आकर बाल्टियां में पानी लाकर हमारे मकानों की आग बुझाती है। क्या हम उनका इतना शुक्रिया करें? तो हमारे वो तो शब्द ही नहीं है कि हम उनके ये बोले और हम सुखी है। और दूसरी बात हमारी ये, अब एक बात आपने ये बात बोली, लेकिन यहाँ के जो कुछ स्टेट लीडर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि जी आपने जम्मू कश्मीर को इतना, भैया जी देखिए, ये कश्मीर की जनता ने भी साबित कर दिया है कि वो देश के साथ हैं। कुछ असामाजिक तत्व जो अपनी रोटियां सेकते हैं इनके कंधों पर रख के, इनके ऊपर अपनी रोटियां सेकते हैं, इन लोगों को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, आज उनको भी जनता जवाब देने के लिए तैयार है। और ये जनता दिखाई, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो इन भाई साहब ने कहा है, ये साबित हो गया है कि कश्मीर की जनता भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश है। और 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं विकास हुआ है कश्मीर में, इसका सभी जानते हैं। नहीं तो वही कश्मीर था, आए दिन हमले होते थे, आए दिन कुछ न कुछ होता था। एक आदमी वहां से पैदल निकलना, चाहे वो लेबर होती, चाहे को कुछ भी होता, उसी को मार देना या किसी को भगा देना, ये तरीका नहीं था। सिर्फ 10-20% जो नेता थे जो अपनी राजनीति करते थे, अपनी रोटियां सेकने के लिए ये कांड कराते थे, वही देश के दुश्मन हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, मैंने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाई थी, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि जो कश्मीर की जो आवाम है, जो वहाँ की जमहूरियत है, वो भी भारत के जो जवान हैं, भारत की जो सेना है, भारतीय सेना के लिए कह रही है कि जब हमारे घरों में भी जब आग लग जाती है तो यहाँ पर फायर की गाड़ियां नहीं आती हैं, यहाँ पर जो है जो जवान जो हैं वो अपने दोनों हाथों में बाल्टियां उठा के पानी भर के लाते हैं और यहाँ की आग को बुझाते हैं, जो कि उनका काम नहीं है। उसके बावजूद भी वो वहाँ की इंसानियत को लेकर जिस तरह से इंसानियत का जो सबूत देते हैं, ये उस बात की गवाही है कि वहाँ की जो जनता है वो भी भारतीय सेना के साथ है। और जब वहाँ की जनता भी जब भारतीय सेना के साथ है तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना को एक ताकत मिलती है। तो ये तो मैंने वहाँ की जनता का एक वीडियो दिखाया है जिसमें हम ये जान पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की भी जो जमहूरियत है, वहाँ की आवाम है, वो किस तरह से भारतीय सेना के साथ है। धर्म सिंह जी क्या कहेंगे आप?
जैसा कि भाई साहब ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भी बता दिया है। और वैसे भी जो हमारी जो सेना है, इसमें बचपन से कूट कूट के संस्कार भरे जाते हैं और अच्छी ट्रेनिंग होती है और मानवता सिखाई जाती है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एक हमारे साथी कह रहे थे कि सरकार नाकाम हुई या आप इस प्रकार से, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। हमारे भारत में तो ऐसी ऐसी सरकारें रही हैं जिसकी जब आतंकवादी जब जेल में थे तो उनकी अपनी बेटी को बेड के नीचे घुसा करके और बता दिया कि लापता हो गई है या उठा लिया है उनको, और बाद में फिर बेड के नीचे से ही मिली। तो हमारे यहाँ तो नेता ऐसे ऐसे भी हुए हैं। अभी जब प्रधानमंत्री जी की जो बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा या अपने कार्यक्रम में बिजी थे, वो दैया जी ने बता ही दिया है, उस पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी बातचीत ये हो रही थी, कुछ साथी तो ये भी कह रहे थे, कुछ विपक्षी नेता तो ये भी कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए। 1947 से अभी तक बातचीत ही चल रही थी, कहाँ कोई किसी को समझ में क्या आया। आपके पास एक सवाल लेकर आ रहा हूँ, आपसे सवाल ले लेता हूँ। राजीव वर्मा जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा जब खोलिएगा माइक बंद रख लीजिएगा। धर्म सिंह जी, आपसे सवाल यह है कि मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाई थी कि जब बात आतंकवाद की आती है, जब मजहब की आती है, जब मुसलमान की आती है, तो इंडियन जो मुस्लिम है वो ये बार बार कहते हैं, भारतीय मुसलमान ये कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब धर्म नहीं होता, और इस बात को तमाम लोग मानते भी हैं, लेकिन एक नफरत फैलने का काम होता है। तो ये वीडियो दिखाकर ये मेरा सवाल था और ये बताना था कि जम्मू कश्मीर की मुसलमान जो आबादी है वो भी भारतीय सेना को इतना पसंद करती है और वो कहती है कि ये जो आतंकवादी हैं उनको भी, जो चरमपंथी संगठन है इनको भी मुसलमान जम्मू कश्मीर का भी पसंद नहीं करता है, और ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है भारत सरकार से कि ऐसे चरमपंथी संगठनों को पनपने ना दिया जाए। इसको लेकर सरकार के द्वारा जो है सख्त से सख्त एक्शन होने चाहिए। ये मेरा इस वीडियो को दिखाने का मकसद था। इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहता हूं, उसके बाद राजीव वर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मिलूंगा। धर्म सिंह जी, अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं और हमारे पैनलिस्ट भी कह चुके हैं कि सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है और रोका भी है। तो अपना काम सरकार कर रही है, जैसे जम्मू कश्मीर की जनता है उसके अपेक्षा के अनुरूप ही काम कर रही है। इसलिए हम सरकार को किसी प्रकार से मैं तो दोषी नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि कुछ हमारे जो विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। जब भी कभी ऐसी घटना घटे उसके बाद उसके सारे जो परिणाम निकल जाए उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। उसी समय प्रतिक्रिया देना, उसी समय सरकार को कोसना, उसी समय इस तरह की बात करना ये उचित नहीं है। अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप देश के बारे में सोचते हैं, आप ये कह रहे हैं विपक्ष को लेकर आपने एक सवाल किया है, विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है तो उन्होंने ये बताने का काम किया था कि जहां 3 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी शोक यात्रा जो निकल रही थी, तो उस दौरान पर देश के प्रधानमंत्री जो है उनको भी अपनी संवेदनाएं देने का काम करना चाहिए था। इस बात को लेकर ये चला था। ठीक है, मैं ऐसे अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ। ठीक है, मैं राजीव वर्मा जी से जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। राजीव जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, तो आपसे सवाल यह है कि जिस तरह की सारी घटनाएं हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, बड़े मुद्दतों के बाद तो वहां की घटनाएं रुकी थी और 2019 के पुलवामा अटैक के बाद देखते हैं, और आज तो इस बीच में काफी चीजों में सुधार भी देखा है, लेकिन ये फिर से ये घटनाएं हो रही हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अभी धर्मपाल भाई ने कहा है कि विपक्षी लोगों का भी सहयोग इसमें होना चाहिए। तो जब ये घटना घटी उस समय मोदी जी अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे थे दिल्ली में अपने पार्टी कार्यालय में। तो विपक्षियों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो अपने हमारे नरेंद्र मोदी है वो अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे हैं, कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और वहां मध्य प्रदेश में जाकर
चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष के लोगों से क्या उम्मीद किया जा सकता है? विपक्ष से उम्मीद क्यों? सत्ता में आप हैं, आपकी जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है सारी समस्याओं से निपटने का। और दूसरी बात यह है कि जब पुलवामा हुआ था उस समय भी सरकार अपनी भूमिका में थी, लेकिन उतना आईडीएक्स कहाँ से आया? हमारे उतने जवान शहीद हुए हैं। तो कहीं न कहीं सरकार के मिली भगत से कोई ना कोई सरकार का ही आदमी है जो मिला हुआ है और वही इसमें जिम्मेवारी ले रहा है। राजीव जी आप देखिए, राजीव जी जो भी आप आरोप लगाने से पहले उसका तथ्य आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लफाजी बातें करना ये ज्यादा अच्छा। लेकिन मैं जवाब ले लेता हूँ धर्म सिंह जी से। आपने जो अपनी बात कही है कि एक तरफ जहाँ जवान शहीद हुए हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के कार्यालय में फूलों की वर्षा मोदी जी के ऊपर हो रही है, धर्म सिंह जी क्या जवाब है? ये तो आम आदमी पार्टी की फितरत रही है, इस पर क्या कहें। मुझे एक बात बताइए, ये ऐसी घटनाएं बहुत पहले भी घटी हैं, कितने प्रधानमंत्रियों ने आकर के तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ घटनाएं घट रही हैं और एक तरफ आप पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं, ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं, आप सभी को पता है इस बात का। और यही समस्या है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ जी। पूछने का काम है, आप जवाब दीजिएगा धर्म सिंह जी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपका कोई सवाल बनेगा तो उसका जवाब देखेंगे। मैं आपके स्क्रीन पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो जो भारतीय सेना के पास जो ड्रोन है, उस ड्रोन की मदद से भारतीय सेना किस तरह से काम कर रही है, वो तस्वीर, वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो आप तस्वीर देखें। आम आदमी को विशेष सबूत दिखाने की जरूरत है भाई, आम आदमी पार्टी को जरूर दिखाना। बहुत इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है ये सीसीटीवी वीडियो का फुटेज है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से, सॉरी सीसीटीवी नहीं, ड्रोन का फुटेज है। और ड्रोन के फुटेज से ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना जो जंगलों में, जो पेड़ों में, इस तरह से जो आबादी के अंदर जो आतंकवादी जो हमला करने के लिए आ रहे थे, उनको किस तरह से ड्रोन के माध्यम से तबाह कराए। और इस ड्रोन से इतनी मदद मिली है भारतीय सेना को कि उन्होंने आतंकवादी के कई सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिनको देखिए, फिर एक वीडियो उसमें ब्लास्ट किया और एक आतंकवादी को फिर ढेर किया। इस तरह से आतंकवादियों को ढेर करने में जो सबसे बड़ी मदद अभी जो भारतीय सेना ले रही है वो ड्रोन के माध्यम से ले रही है। ये तस्वीर मेरा आपको दिखाने का जो था मेन मकसद था। अब मैं अपना अगला सवाल लूंगा। अगला सवाल ये मैंने वीडियो जो दिखाई है वो यही है कि भारत सरकार कितना भारतीय सेना के लिए फिक्रमंद कहो या फिर उनके लिए सक्रिय कहो कि ये जो ड्रोन है, ये इस तरह के ड्रोन के फुटेज पहले नहीं थे। ये जो ड्रोन की मदद से आतंकवादियों को ढेर करने का काम भारत सरकार या भारतीय सेना दोनों की मदद से किस तरह से संभव हो पा रहा है, ये फुटेज दिखाने का मेरा राजीव जी आपको मकसद था। अब इस फुटेज को लेकर अब आप भारतीय सेना या भारत सरकार के लिए क्या प्रतिक्रिया देंगे राजीव जी? देखिए, भारत सरकार जो है, भारत सरकार की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निर्वहन करने में अक्षम है, समझे ना। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ये लोग चुनाव में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और देश की समस्याओं से निजात पाने में उनका ध्यान कम रहता है। चाहे वो किसी तरह का मुद्दा हो, उस पर ध्यान उन लोगों का नहीं है। केवल चुनावी प्रचार और चुनावी गठजोड़ इसी में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए इस तरह का घटना जो है
होती रहती है। चलो आपने कहा, मैं इसका जवाब जो है गोल्डी भाई से लूंगा। भैया जी आपके पास आऊंगा भी, पहले मैं चाह रहा हूँ कि गोल्डी भाई से जवाब ले लूं। आवाज क्या बहुत खड़खड़ा रही है, आवाज आ नहीं रही है। हाँ, सही, आपकी आवाज आप सवाल फिर से बताएं। बात रखें, आप अपनी बात रखें। आवाज सवाल क्या था, आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं इरशाद भाई से ले लेता हूँ। इरशाद भाई ने अगर सवाल सुना हो, इरशाद भाई की का भी नेटवर्क मुझे लग रहा है कमजोर है। भैया जी आप रखें अपनी बात। देखिए, अगर वो अक्षम होते तो ये सभी पार्टियां एक साथ न आते, विपक्षी जितने भी हैं, अगर वो अक्षम होते तो उसके पीछे तो सभी लगे हुए हैं। ये अगर प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर होते तो सभी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ता जो आज ये प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री बिल्कुल सक्षम है और देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने उसके हाथ मजबूत करने चाहिए, बिल्कुल देश का नाम रोशन करने लग रहा है। ठीक है, आज की चर्चा जो है हमारी बहुत सार्थक रही है और इस बात का तो हम ये समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शक लाइव पर जुड़े हुए हैं कई सारे, और हम इस बात को समझ पा रहे हैं हमारे दर्शक भी कि भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से भारतीय सेना को मदद है और भारतीय सेना जिस तरह से अपने काम को अंजाम दे रही है, आने वाले समय में चरमपंथी संगठन हो या कोई भी आतंकवादी संगठन हो जो बने हुए हैं, आने वाले भविष्य में कोई भी बनते हुए और नजर नहीं आएंगे। और ये चरमपंथी संगठनों पर भारत सरकार जिस तरह से एक्शन मोड में है वो इसी तरह से एक्शन मोड में बनी रहेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर एक आ जाता है, मैं एक सवाल लेकर चर्चा को खत्म करूंगा। सवाल मेरा भैया जी और धर्म सिंह जी से रहेगा कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये जो घटनाएं चुनाव का जब समय आता है, खासतौर पर लोकसभा का चुनाव, तो उस दौरान पे ही देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए और देश के जवान के शहीद होने की जो फहरिस्त है वो शुरू हो जाती है। जब हम 2019 की बात करते हैं तो पुलवामा की घटना हुई, पूरे देश में जो है इस तरह की भावना रही पाकिस्तान के खिलाफ, और जो जवानों को लेकर फिर यही आया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको दोबारा आना चाहिए, एक्शन मोड में आएंगे। वैसे एक्शन मोड में आए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद ही 370 का हटने का भी रहा। लेकिन सवाल यहाँ है कि आखिर चुनाव के दौर में ही आप लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो फिर ये इस तरह की घटना क्यों हो रही है? दया जी, फिर धर्म सिंह जी। दया जी, देखिए, इतना ही सक्षम ड्राइवर हो, गाड़ी लेके जाता तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, ये तो मानना पड़ेगा। हादसा कभी भी हो सकता है, आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन कोई सामने वाला अनाड़ी भी आपसे गाड़ी ठोक सकता है। ये हादसे ऐसे ही होते हैं, इनको ऐसे जोड़ना ठीक नहीं है। ना एक चुनाव से है और कोई पार्टी, कोई आदमी नहीं चाहेगा जवानों की शहादत करके राजनीति कौन करेगा। शायद कम से कम मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी इस दौर में नहीं है, इस पक्ष में कभी नहीं करेंगे वैसा घटिया काम कि वो शहादत पे राजनीति करेंगे या इस प्रकार का हल्का काम करेंगे। वो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं और देश के लिए कार्य कर रहे हैं। और ड्रोन जो आपने बताया, ड्रोन के तहत उनको टोक मारा है, कोई सरकार की कामयाबी है। सरकार ने संसाधन उपलब्ध कराया है, आज से पहले किस सरकार ने ऐसा संसाधन उपलब्ध कराया है सेना को, बताया जाए। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि चुनाव के दौरान पे जो सेना होती है, जवानों का शहीद होने का सिलसिला चुनाव से पहले ही क्यों चलता है? सवाल ये है मेरा। देखिए भाई साहब, अभी तो चुनाव को नजदीक नहीं, 5, 7, 8 महीने होंगे, इतने तो होंगे कम से कम। अभी तो टाइम लंबा है, अभी तो एक दिन में समय बदल जाता है, एक दिन में दुनिया बदल जाती है, और चुनाव तो घंटों के हिसाब से बदल जाता है। ये मेरे ख्याल में से जोड़ के देखना ठीक नहीं है जी। लेकिन फिर भी एक प्रतिक्रिया धर्म सिंह जी से लेकर चर्चा को खत्म करता हूँ। धर्म सिंह जी, देखिए, चुनाव में ही जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? चुनाव का जब समय नजदीक आता है तो मैं वही कह रहा हूं। देखिए, दया जी ने बिल्कुल बात सही कही है जहां तक चुनाव का सवाल है। इसीलिए भारत सरकार ने कमेटी बनाई है कि सभी राज्यों के और केंद्र के एक साथ चुनाव हो जाएं, क्योंकि अब ये हमेशा ब्लेम लगता है कि चुनाव के समय ऐसा करते हैं या चुनाव में बिजी रहते हैं। अब प्रधानमंत्री भी एक देश के साथ साथ एक पार्टी का सदस्य है, तो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और कोई भी सरकार अपने कार्यकाल में, कोई भी सरकार जो है ये नहीं चाहती है कि हमारी सेना मरे, क्षमा प्रार्थी हो, हमारी सेना शहीद हो।
और हमारी सेना के साथ कुछ ऐसा घटना या देश में कोई ऐसी घटना घटे, कोई जो है नहीं चाहता है। और मैं पुनः एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे मुंह से थोड़ा शब्द निकल गया, नहीं निकलना चाहिए था। मैं सभी क्योंकि इसका मैंने खुद ने विरोध किया था और मेरे मुंह से गलती से निकला है, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, जो जवाब आपने दिया, चर्चा को आगे भी हम चलाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अनंतनाग में जिस तरह की घटनाओं पर भारतीय सेना काबू पा रही है और तलाशी लगातार जारी है, और भारतीय सेना जिस तरह से फिक्रमंद होकर और एक्शन मोड में काम कर रही है, तो चरमपंथी संगठनों के दिलों में जो दहशत का काम किया है और जम्मू कश्मीर की जो जमहूरियत है उनको जो सुकून पहुंचाने का काम और उनके लिए रहबरी का काम उन्होंने किया है, भारतीय सेना को वाकई में हम भी अपने चैनल के माध्यम से भारतीय सेना को विशेष सल्यूट करते हैं और सलाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से वो लगातार वो रात रात जाकर भारत देश को सुकून पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब हम रातों में अपने घरों में सुकून की नींद लेते हैं, तो बॉर्डर पर, सीमाओं पर जो भारतीय सेनाएं हैं वो जो है रात रात जाकर हमको सुकून पहुंचाने का काम करती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार तस्वीर आ रही हैं कि भारतीय सेना एक्शन मोड में है, लेकिन सवाल यही है कि भारत सरकार भी एक्शन मोड में इस तरह से रहे कि जो चरमपंथी संगठन, आतंकवादी संगठन जो भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान से कंट्रोल किए जा रहे हैं या अफगानिस्तान या फलाना किसी भी कंट्री से अगर किसी भी चरमपंथी संगठन का कंट्रोल है, तो उसको तुरंत ध्वस्त करने को लेकर, उस पर बैन लगाने को लेकर, उस पर कोई ना कोई ऐसे सख्त कदम उठाने को लेकर कानून बनाने की जरूरत पड़े तो वो कानून बनाने का काम किया जाए, या जो एक्शन मोड में आने का काम है वो लगातार होते रहना चाहिए। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े थे, जो नेटवर्क के संपर्क जैसे भाई को धन्यवाद, उसमें और जो भी हमारे साथी हैं पैनलिस्ट हैं सबको जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।